हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा जी। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में इन दिनों बेरोजगार बहुत उद्वेलित हैं। उन्होंने आंदोलन भी किया था और उसके बदले उनको लाठी डंड की चोट खानी पड़ी। और यह मुद्दा इतना बड़ा बना कि पूरे भारत ही नहीं विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही है। इसी चिंता पर हम आज बात करेंगे। तो मैं लखेड़ा जी से एक पहले बात पूछूंगा, तो ये जानना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में बेरोजगार और ये जो समस्या है 22 साल के राज्य को, वही आखिर ये स्थिति क्यों हो गई कि जिन बच्चों को वहाँ नौकरी खुद ही मिल जानी चाहिए थी, उनको डंडे क्यों खाने पड़ रहे हैं, वो भी सरकार से, चुनी सरकार से। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है पूरे भारत में कि जिसकी एक जो भौगोलिक परिस्थिति है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो वहाँ परिस्थितियाँ हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ का जनजीवन है। और जाहिर सी बात है कि जो राज्य की जो परिकल्पना की गई थी और जो आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद जो प्राथमिकताएँ थी कि वो वहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, वहाँ ऐसे उद्योग धंधे लगेंगे जो वहाँ की जो पर्यावरण है, वहाँ इकोलॉजी और वहाँ के जो परिवेश है उसके हिसाब से। लेकिन वो प्रयोग के तौर पर वो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो 80% जो पहाड़ है वो पहाड़ ऐसे सेंसिटिव है, संवेदनशील है कि वहाँ कोई उद्योग धंधे लग नहीं सकते हैं, चाह करके भी नहीं लग सकते। क्योंकि अगर ऐसा जबरन वहाँ ऐसे उद्योग लगाए जाएंगे जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएंगे, जो वहाँ के वन संपदा को नुकसान पहुँचाएंगे, वहाँ वन्य जीवन को नुकसान पहुँचाएंगे। और वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ की जो सतह है वो इतनी कमज़ोर है, इतनी नाजुक है कि वहाँ पर जैसे ही आप कोई छोटी मिडिल या हैवी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करेंगे तो जोशीमठ में जो आपदा आई है, जिस तरह से धंस रहा है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें उस तरह से धंसने शुरू होंगी। तो मेरा ये एक मानना है कि एक राज्य जिस तरह का आंदोलन खड़ा हो उस राज्य में, और वो राज्य एक किस्म से वहाँ के लोगों के गले की हड्डी बन गया। वो राज्य क्या है कि जिन लोगों के लिए वो राज्य की परिकल्पना की गई थी, वो राज्य की जो सरकारें हैं, जो 5 सरकारें, निर्वाचित सरकारें वहाँ आ गई हैं, तो 5 सरकारों के लिए वो एक किस्म से वो राज्य एक नाशूर साबित हो रहा है। अभी जो स्थितियाँ हैं कि जो आंदोलन चल रहा है, जो वहाँ पर छोटे लड़के, कॉलेज से जो बेरोजगार हैं, कई सालों से वो नौकरियाँ नहीं कर रहे हैं, नौकरियाँ उनको मिल नहीं रही है, नौकरियाँ करेंगे कहाँ से? तो उनका जो आंदोलन है, वो आंदोलन जाहिर सी बात है कि एक कई सालों से राज्य बनने के से लेकर के अब तक जिस तरह से बेरोजगारों के साथ जो सरकारें थी उन्होंने जो छलावा किया, उसकी ये परिणति हुई है कि लोगों को रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा है कि दूसरे राज्यों के जो गैर पर्वतीय लोग हैं, जिनका पहाड़ से कोई नाता रिश्ता नहीं है, अगर वो थैला लेके या पैसा लेके या रिश्वत लेके उत्तराखंड में आते हैं तो वो उत्तराखंड में बड़ी सहजता से उनको रोजगार मिल जाता है। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये स्थितियाँ बड़ी विस्फोटक हैं। और वो जो राज्य में जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन का एक दूसरा पक्ष ये भी है कि उस राज्य में कि अग्निवीर जो योजना थी, अग्निवीर योजना से ये होता था कि पहाड़ के जो नौजवान थे, क्योंकि वो पहाड़ में बॉर्डर, हिमालयन बॉर्डर है, वहाँ बर्फ से ढके पहाड़ है, तो पहाड़ के जो लड़के हैं उनकी प्राथमिकता सेना में जाने की भी थी और एक रोजगार का साधन भी था। दोनों देश सेवा भी करते थे, रोजगार का साधन भी था। वो हिमालयन जो स्टेट है, वो हिमालयन स्टेट क्योंकि एक तरफ चीन से लगा हुआ है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से जो बॉर्डर है, सियाचिन और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ के नौजवान बड़ी तादाद में देश सेवा में थे। और लेकिन अग्निवीर आने के बाद उसके जिम्मेदार कौन है, उसको लाने के लिए मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा इस मौके पर, लेकिन मैं मानता हूँ कि अग्निवीर पहाड़ के नौजवानों के लिए एक तरह से अभिशाप साबित हुआ है। और उससे क्या हो गया कि जो कई सालों से, खासकर कोविड पीरियड में जो नौजवान अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, गरीब घरों के बच्चे, वो सोच रहे थे कि सेना में भर्ती होने का एक सुनहरा मौका लगा, उनको आपने अग्निवीर का झुंझुना पकड़ा दिया। और कई लोगों ने तो 2 सुसाइड हो गए वहाँ पर अभी कुछ दिनों से। कई लोग डिप्रेशन में, मुझे ये रिपोर्ट्स मिली है कि कई लोग नौजवान डिप्रेशन में, कई लोग बैठे एग्जाम में, वो सक्सेस नहीं हुई, सफल नहीं, वो डिप्रेशन में चले गए। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही है ये घातक है उत्तराखंड के लिए।
और वहाँ की जो सरकार है, वो सरकार और नौजवानों के बीच में एक टोटल कम्युनिकेशन गैप है। सरकार जिस तरह के पथराव या अभी घटना घटी, तो सरकार ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन को उकसाने का काम किया, सरकारी मशीनरी ने काम किया। चाहे वो डीजीपी पुलिस ने, सवाल ये कि एक रात में लड़के लड़कियों को आपने गांधी मैदान से हटाया, तो कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, लड़कियां भी बैठी थी। आप शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कोई हिंसा नहीं कर रहा है, तो आप कौन होते हैं? ये तो संवैधानिक अधिकार है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ये बहुत प्रचंड है। ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा आंदोलन का शेप लेने वाला है, ऐसा लगता है। लेकिन जी वहाँ पे जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे जो भी ये जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें पेपर भी पहले हो जाता है। अब पहले स्थान पे उत्तराखंड है कि हर एक परीक्षा में, और उनके जो संचालक हैं वो सत्तारूढ़ पार्टियों से उनके नाम आ गए। तो आखिर इसको कैसे रोके कि ये गरीब आदमी आता है, एक तरफ तो वो उनकी परीक्षा हो तो वो लीक हो जाता पेपर, और दूसरी तरफ विधानसभा में चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपने पार्टी के लोगों को, अपने चेलों को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को नौकरी दे देते। यहाँ तक कि एक लेटर था, वो सत्य है क्या मैं नहीं जानता, लेकिन एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री ने किसी को नौकरी दी है उसकी पत्नी पे। आखिर ये बंदरबाट क्यों हो रही है? क्या ये फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में? देखिए मैं सबसे बड़ी बात होती है कि जो नौकरशाही और राजनेता, नौकरशाही, राजनेता और माफिया का एक रज्जू है। और ये नेक्सस, देखो नेताओं का, नेता गलत काम करते हैं तो आप चुनाव में उनको हरा देते हैं, और नेता और माफिया एक दूसरे को सींचने का काम करते हैं। लेकिन जो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट सरकार है, एंड ये जो नेक्सस है, ये जो रिश्वत लेकर के नौकरियां बेची जा रही है, ये मुझे लग रहा है कि ये राजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह राजद्रोह हो नहीं सकता है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। अगर कुछ ऐसी पैसा लेकर के वहाँ के नौजवानों को, अभी मैं लिस्ट देख रहा था, तो वो जो नौजवान थे जिनको नौकरियां मिली हैं या पेपर लीक में जिनको सिलेक्शन हुआ है, उसमें 99.9% वो लोग उत्तराखंड के नहीं थे। वो जो लोग हैं, मैं ये मानता हूँ कि जो 4th क्लास है, 3 क्लास है, 3rd क्लास है, जैसे पटवारी है, पोस्टमैन है, पता लगा कि उनमें जो है राजस्थान, हरियाणा के लोगों को वहाँ नौकरियां मिली हैं। तो सवाल है कि पोस्टमैन और पुलिसमैन, कांस्टेबल के लिए उत्तराखंड के नौजवान कैपेबल नहीं है। तो ये पूरी तरह भ्रष्टाचार की मशीनरी है, जो कोलिशन है, एक नक्सस है, एक साझेदारी है वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और वहाँ के माफिया कोचिंग सेंटर चला रहा है या किसी भी जरिए वो चीज़ें लेके आता है। वो पैसा लेकर के वहाँ का गरीब आदमी है जो दूरस्थ गांव में रहता है, उसके पास तो पैसा नहीं है, घूस रिश्वत देने के लिए उसका पैसा नहीं है। अगर उसका लड़का एवरेज भी है, औसत भी है उसका लड़का एग्जाम में, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो इनकम्पिटेंट आदमी राजस्थान का या हरियाणा का या चंडीगढ़ का या दिल्ली का या सहारनपुर का या बिजनौर का या उत्तर प्रदेश या बिहार का, जो भी दूसरे स्टेट के जो लोग आए हैं, वो तो ये मैं कहता हूँ कि उनको नौकरियां बेचना, इससे बड़ा राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह हो नहीं सकता है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम नहीं। वो बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, इस देश जिन्होंने हिंसा नहीं की, हिंसा के लिए उनको उकसाया गया, पत्थरबाजी हुई और पुलिस बेरहमी से पीट रही है। आजकल तो, आज से पहले तो लोग सोचते थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस या मुलायम सिंह की पुलिस या कांग्रेस की पुलिस या नरसिम्हा राव की पुलिस ये उत्तराखंड में पिटाई कर रही है। अब तो आपके चुने हुए जो लोग हैं, जिनको आप लोगों ने वोट दिया और आपके राज्य बनने के बाद जिनकी उस वजह से जिनको वहाँ राज्य में नौकरियां मिली, वो राज्य अपने भाइयों को पीट रहे हैं। तो ये राज्य कैसा राज्य बना दिया है? आपको याद होगा कि उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था तो ये था कि जो श्रेणी गा उसकी जो नौकरियां मिलेंगी वो लोकल के लिए ही होनी चाहिए, इस तरह का कुछ आंदोलन का ही मुद्दा ही था। अब जो आप जैसे आप भी कह रहे थे कि बाहर के लोग आ रहे हैं, ये भी चर्चा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अब ये जो श्रेणी गा है उसके लिए भी बाहर सबके लिए ओपन करने की बात हो रही है। और आपको एक और हो कि झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें उन्होंने मूल निवासी का एक नई परिभाषा बना दी है। तो क्या उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा होना चाहिए? क्योंकि वहाँ की जो भी परीक्षाएं हो रही है, अधिकतर बाहर के लोग जा रहे हैं और स्टेट के जो लोगों का हक है वो मारा जा रहा है, चाहे वो PCS हो या
चपरासी क्यों न कराई? ये सवाल बड़ा वैलिड सवाल है। देखिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, विशेष परिस्थितियों वाला राज्य है। और जब उत्तराखंड राज्य बना तो उसका एक पहला पैराग्राफ यही से शुरू होता है कि विशेष परिस्थिति वाला, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा, नाजुक भौगोलिक परिस्थितियों वाला। जब ये चीजें आप शुरुआत में राज्य बनाने के जो पैरामीटर थे, जो मानदंड थे, ये उसमें शामिल हो रहे हैं, तो आप वहाँ की जो सेवाएं हैं, वहाँ की जो नौकरियां हैं, वहाँ के लिए जो उपलब्ध नौजवान है, शिक्षित नौजवान जो वहाँ के जॉब के लिए कैपेबल है, तो आप उन लोगों की अनदेखी करके उन नौकरियों को बेचने का जो इंतजाम वहाँ की जो सरकार, चुनी हुई सरकार कर रही है, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा जिसको कहते हैं कि सजा वहाँ के लोगों को, नौजवानों को दी जा रही है। और इससे बड़ा घातक जो कदम हो रहा है उनके खिलाफ बड़ी मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जो सरकार है, वो एंटी पीपल सरकार जन विरोधी काम कर रही है, नौजवान विरोधी काम कर रही है। अभी भी लिपापोती हो रही है, कुचल्ले जोड़े जा रहे हैं कि सजा होगी और आजन्म कारावास होगा, 20 साल की कैद होगी और देखिए ये जो गिमिक्स है, ये जिसको इन्हीं के लोग कहते हैं जुमला है। इससे बड़ा झूठ और जुमला कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों का भरोसा आपकी बातों पर उठ चुका है। क्योंकि अभी भी होता है कि हत्या पर फांसी होती है। अभी भी आज के तारीख में कानून है, तो क्या देश में हत्याएं बंद हो गई है? आप, क्योंकि आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो सरकार है, आपके जो मंत्री हैं, आप माफिया के हाथों में खेल रहे हैं और माफिया आपको कंट्रोल कर रहा है। माफिया आपको चुनावी फंड देता है, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो टिम्बर माफिया हो, वन माफिया हो। आप बेसिकली प्यादे हैं, जो भी सरकार है वो प्यादे हैं। और प्यादे की तरह आप इस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि पहले हम उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, तो पहले कहा जाता था कि हम लखनऊ के सरकार के बात नहीं चलने देंगे, दिल्ली के सरकार की बात नहीं चलने देंगे। अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर राज्य नहीं बनता तो इतनी बड़ी लूट तब नहीं होने वाली थी। तो तब आपको आइडेंटिफाई होते थे कि आप लखनऊ और दिल्ली की सरकारें कर रही है। अब तो आप ही के लोग, आप ही के चुने हुए सरकार, आप ही के चुने हुए मंत्री लूट रहे हैं आपको। तो ये जो चीजें हैं बड़ी, अब आप शिकायत करने किससे चाहोगे? अगर आप शिकायत करने अपने लोगों से शिकायत करने चाहोगे तो वो आपको पिटवा रहे हैं पुलिस से। और अगर आप पुलिस से पिटवा रहे हैं, या आप कोई खबर लिखते हैं, या खबर बोलते हैं, या आप सोशल मीडिया पे बोलते हैं, तो आपको ये ब्रांड किया जाता है कि आप उसके आदमी हैं, किसी के कहने पे बोल रहे हैं, किसके कहने पे बोल रहे हैं। तो ये जो चीज है, और सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि उत्तराखंड में जो पैसे का जो रोल हो गया है, वो जो भ्रष्टाचार का जो पैसा है, वो माफिया के हाथ में जब जा रहा है तो चुनाव फंड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जो गरीब आदमी है, जो वहाँ के मुद्दों को उठाना चाहता है, या वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके खजाने खाली, उनके पास आप जैसे दैत्य पार्टी के खिलाफ जो पैसे बल पे वहाँ सत्ता हड़ती हुई है जिन लोगों ने, उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते। तो हम एक ऐसे रिजिम में जा रहे हैं धीरे धीरे करके कि आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड राज्य का कोई भविष्य है। लेकिन अल्टीमेटली है कि जनता जनार्दन सर्वोपरि लोगों में जागरूकता आएगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई समाधान वहाँ की जनता वोट के जरिए निकालेगी, तभी तो समाधान हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई चमत्कार की उम्मीद की जानी चाहिए। अभी जैसे आपने भी चर्चा की कि उत्तराखंड सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, एक सख्त नकल विरोधी कानून। राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये संयुक्त प्रदेश था, तब उत्तराखंड का हिस्सा था, तब ये कानून लाए थे और शायद वो वापस होना करना पड़ा था। तो क्या ये एक तो ये कानून उसका सॉल्यूशन है, या दूसरा ओवरऑल इसका समाधान क्या है? देखिए जो नकल विरोधी कानून है वो दो तरह का कानून, एक तो जो एग्जाम्स हो रहे हैं हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के एग्जाम, वो वाला कानून है। दूसरा नौकरियों वाला। ठीक है, मैं साफ साफ बात बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार लिपापोती कर रही है। जो आपने जो जिन लोगों के जरिए इस रिजम में आपकी सरकार पिछले 4-5 साल में, इवन कांग्रेस की सरकार में भी अगर भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए, वो एक्सपोज होनी चाहिए, चाहे वो विधानसभा की नियुक्तियां हो, चाहे वो बाकी लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां हो, राज्य लोक सेवा आयोग की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे से अपना ध्यान बटाने के लिए इस तरह के कानून का एक झड़ी लगा रही है, जुमला फेंक रही है, ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो। लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया, मेरे हिसाब से 40 से 50 लोग पकड़े गए थे, ये जो भर्ती घोटाला हुआ था, एंड जिसमें पुराने जो मुख्यमंत्री बीजेपी के थे उनके राजदार था, वो उनके करीब था। उसके बाद कोई ब्यूरोक्रेट और टेरी उत्तरकाशी का कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसका तो कुक था, वो उसका हरिद्वार ट्रांसफर हुआ। उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई जांच नहीं हुई। कौन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? कोई नहीं जानता आज तक।
तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कुक इस बेईमानी के नेटवर्क में लगा हुआ, तो सबसे पहले तो वो जो डीएम था उससे आप मुझे लगता है कि कहीं कोई पूछताछ नहीं है। और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार जैसी इंपॉर्टेंट जगह पर कैसे पोस्टिंग हुई, उसकी इससे भ्रष्ट थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो आज तक कोई जानता, नाम तक नहीं जानता कि किसका डीएम का था। उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसकी जांच होनी चाहिए थी। तो हो क्या रहा है कि आप खुद जज बने हुए हैं, खुद ही आप अपराधी हैं, खुद ही आप पुलिस थाने हैं। तो सरकार इन तीनों चीजों में रोल अदा कर रही है, और तमाम तरह के जो भ्रष्ट लोग पकड़े गए नकल विरोधी कानून में, वो एक एक करके छूट रहे हैं। एक दो चार 10 लोग तो छूट चुके हैं डेली। आज इस हफ्ते इसकी जमानत हो रही है, अगले हफ्ते दूसरी जमानत हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरा माहौल बन गया है। और क्योंकि आपको लग रहा है कि वोट से ही आपको सत्ता मिलती है, तो आपने गांव में इस तरह के अपने नेटवर्क खड़े कर दिए हैं बूथ लेवल पर। आप लगता है कि बूथ लेवल पर जो वोट पड़ता है उसको आपने सत्ता हासिल करने का हथियार बना दिया। और आप वहाँ की जो जनमानस में, वहाँ के भविष्य में, उत्तराखंड की जो पीढ़ी है, जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है, उसके भविष्य में इस सत्ता के जरिए जो भी आप करतूतें कर रहे हैं, जो भी आप गलत काम कर रहे हैं, जो भी आप आंख मूंद रहे हैं, उसके लिए आप एक जहर बो रहे हैं उत्तराखंड की आने वाली पीढ़ी के लिए। और मुझे लगता है कि जनता, अगर आप इस तरह से चीज़ों को सही नहीं करते तो जनता माफ नहीं करेगी आपको, ऐसा मैं मानता हूं। अंत में एक चीज़ और बताइए कि हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली एनसीआर में लगभग 20-25 लाख उत्तराखंड के लोग हैं, और यदि हम और महानगरों की भी बात करें तो बड़ी संख्या में लोग हैं। तो आखिर ये लोग दबाव, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, बच्चों के सिर फोड़े गए पुलिस ने, और लोग ये भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह और बुआ सिंह का उनको कालखंड याद आता है। तो ये लोग प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं बने? देखिए, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों में जो लोग पहाड़ छोड़ के आ गए हैं, उन्होंने यहाँ घर बना दिए हैं, तो वो फिजिकली तो नाम से तो आइडेंटिफाई होते हैं कि गढ़वाल के, बाकी उनका पहाड़ के रूट से वो हट गए, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अपने गांव में नहीं जाते हैं, उनको गांव से कोई लेना देना भी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो छोटी मोटी पार्टी है वहाँ वो अपने पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। इससे ज़्यादा तवज्जो तो बिहार के लोगों को दी जाती है, पूरी उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाती है, पंजाब के लोगों को दिल्ली में तवज्जो दी जाती है। तो जितनी बड़ी तादाद में उत्तराखंड के लोग यहाँ पर हैं, तो वो एक किस्म से आपस में फ्रैक्शंस है, आपस में वो बटे हुए हैं। और सवाल ये भी, उसका एक कारण ये भी है कि उनके जो सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग होंगे, एक दूसरे पर निर्भरता नहीं है। आज से 40 साल पहले लोग एक दूसरे पर निर्भर होते थे, तो वो कम्युनिटी लाइफ धीरे धीरे करके वो डाउन हो रही है, सिंक हो रही है और सिकुड़ रही है। तो ये एक जो भी सिविलाइजेशन होती है, और सिविलाइजेशन के साथ ये होता है कि धीरे धीरे करके पुराने जो जनरेशन है वो जनरेशन हो जाती है, फिर नए जो जनरेशन आप देखेंगे, आप 20 साल बाद लोग कहेंगे कि 2023 में तो लोग बड़े संगठित थे, लेकिन 2040-42 में लोग कहेंगे कि गिने चुने लोग मिलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग भाषा, बोली, वहाँ के संस्कार, वहाँ की मिट्टी पानी से जिस तरह से दूर होते जा रहे हैं, तो कुछ दिन बाद लोग अपने को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ऐसा ये हर समाज में होता है, हर सोसाइटी में होता है। उत्तराखंड में लोग बाहर से गए, उत्तराखंड में बस गए 700-800 साल पहले, तो अब तो वो उत्तराखंड का ही अपना को मानते हैं, वो तो नहीं मानते कि हम राजस्थान से या बंगाल से आए थे। तो अब ये धीरे करके हर तरह की जो कालखंड है इतिहास का, कालखंड में इस तरह की समस्या पैदा होती है। लेकिन मुझे उम्मीद, हम इस उम्मीद के साथ ये बात माननी चाहिए कि ये अभी भी लोगों में कल्चरल इंटीग्रेशन है। हैदराबाद हो, बंगलोर है, बनारस है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अभी जो जनरेशन है उस जनरेशन में एक संस्कृति के प्रति, वहाँ के संगीत के प्रति एक कल्चरल इंटीग्रेशन है। वो एक पॉजिटिव हो सकता है कि आने वाले टाइम पर जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन उसको अडॉप्ट करे, वो चीज़ों पर आगे बढ़ाए, ऐसा नहीं। तो लखेड़ा जी का ये कहना था कि जनता जनार्दन है, जनता समय पर तय करना चाहिए जनता को भी। मेरा ये कहना है कि आपको एक दोहा याद होगा कि मनुष्य बली नहीं होते है, समय होत बलवान, भीलन छीनी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। जैसे उत्तराखंड के सत्ताधारी हो, चाहे आप कांग्रेस में है, बीजेपी में, समय होत बलवान, जनता जनार्दन की बात ध्यान रखिए। कब तक आप बाहर के लोगों के तलवे चाटते रहोगे? और हिमालय लोग चैनल के साथ इस संपर्क की न्यूज चैनल को आप लोग देखिएगा और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार, जय हिमालय, जय भारत।